हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन अरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को कवर करना। तो यहाँ सबसे पहले सभी क्वेश्चनों के लिए कॉमन क्राइटेरिया दिया गया है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि fx का मान 2x + 3 के बराबर लेना है यदि x का मान 2 से छोटा या उसके बराबर है, तथा fx का मान 2x - 3 के बराबर लेना है यदि x का मान 2 से बड़ा है। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देख लें इसके डोमेन का मान, इसके प्रांत का मान क्या होगा। यहाँ बटे में कोई भी फलन नहीं आ रहा है, साथ ही दिया गया फलन दोनों ही रूपों में बहुपदीय फलन है, इसीलिए इसके प्रांत का मान r के बराबर होगा। अब हम r के प्रत्येक बिंदु के लिए तो यहाँ सातत्य की जांच नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ एक कॉमन केस लेकर के चलते हैं। माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब इस स्थिति में भी यहाँ 3 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस हो जाता है कि c जो कि x की जगह ले रहा है वह 2 से छोटा है, तो इस फलन के अनुसार हम इसे हल करके बताएंगे। यदि 2 के बराबर है तो भी इस फलन के अनुसार हल करेंगे, और यदि c का मान 2 से बड़ा है तो इस फलन के अनुसार हम उन्हें सिद्ध करके बताएंगे कि वह सतत है या नहीं है। तो हम अपना केस फर्स्ट ले लेते हैं। यदि c का मान 2 से छोटा है, जब c का मान 2 से छोटा होगा तो c से छोटे 2 से छोटे जितने भी c के मान हैं सभी के लिए एक ही जैसा फलन है। जब एक ही जैसा फलन है तो वहाँ हमें LHL और RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। LHL और RHL हम वहाँ निकालते हैं जहाँ लिमिट का मान तो अलग अलग फलनों द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। दिए गए मान से थोड़े छोटे मान के लिए अलग फलन है और उससे थोड़े बड़े मान के लिए अलग फलन है, तो हम दोनों लिमिट अलग अलग निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो जितने भी 2 से छोटे c के मान होंगे सभी के लिए एक ही जैसा फलन है, तो एक बार तो हम निकाल करके बताएंगे। लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c, और c का मान जब 2 से छोटा है तो फलन का मान हमें लेना है 2x + 3 के बराबर। x की जगह पर c रख लेने पर 2c + 3 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि हम फलन का मान इस दिए गए बिंदु पर ज्ञात करके बताएं तो क्योंकि c का मान 2 से छोटा ही रहा होगा इसलिए fc का मान भी हमें 2c + 3 के ही बराबर मिलेगा। तो इन दोनों के रिजल्ट को यदि आप देखें तो दोनों के दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान fc के बराबर है, और जब दोनों मान बराबर होते हैं तो जो फलन है वह दिए गए रेंज में सतत कहलाता है। इसलिए हम लिखेंगे अतः फलन f c <2 के लिए संतत है। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट। इसी तरीके से यदि हम अपना सेकंड केस सॉल्व करके बताएं, उस केस में यदि हम ले लेते हैं जब c का मान 2 से बड़ा है। इससे पहले भी हम अपनी वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है तब तो यहाँ दिए गए फलन हमेशा ही संतत होते हैं। असंतत होने की संभावना केवल होती है बराबर वाले चिन्ह पर। तो यहाँ तो फिर से हमें लेस देन और ग्रेटर देन के लिए केवल यह मान लिख करके बताने हैं, अपना रिटन वर्क करके कंप्लीट करके बताना होता है। तो ऐसे ही सेकेंड केस में जब c का मान 2 से बड़ा है उसके लिए फिर से वही रिटन वर्क हम कर लेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान कितने के बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू c। अब fx का मान जब x का मान 2 से बड़ा है तो फलन की जगह 2x - 3 रखना है, x की जगह c से बदल लेने पर 2c - 3 यह आ जाएगा। इसी तरीके से fc बराबर भी निकालेंगे तो भी 2c - 3 ही आएगा। अब फिर से दोनों मान आपस में बराबर आ गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान fc के बराबर है। और जब ये दोनों मान बराबर होते हैं तो दिया गया जो फलन है हमारे पास f वो हमारे गिवन रेंज में c > 2 के लिए संतत है। इस तरीके से हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो जाता है और अब तक के दोनों केसेस में दिया गया फलन संतत ही है। इसके बाद थर्ड केस पढ़ेंगे जब c का मान 2 के बराबर है। तो जब c का मान 2 के बराबर है तो यहाँ आप देखेंगे 2 के बराबर के लिए अलग फलन है
यदि हम LHL का मान निकालेंगे अर्थात लेस देन 2 के लिए निकालेंगे तो अलग फलन है और ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फलन है। तो इसलिए यहाँ हमें दोनों ही लिमिट LHL और RHL दोनों को फाइंड आउट करके बताना होगा। सबसे पहले LHL निकालने लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। 2 से थोड़े छोटे मान के लिए फलन का मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो 2 से थोड़े छोटे मान के लिए फलन का मान हमें लेना है 2x + 3। साथ ही यहाँ x का मान हमें 2 रख करके बताना है, तो x की जगह पर 2 रख लेने पर हमें आंसर में मिल जाएगा 7। इसी तरीके से RHL भी फाइंड आउट करेंगे। तो RHL इक्वल होता है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू, जिस भी बिंदु पर निकाल रहे हैं उससे थोड़े बड़े मान को वह प्रदर्शित करते हैं 2 पॉजिटिव, अर्थात 2 से थोड़ा बड़ा है तो 2 पॉजिटिव, और 2 से बड़े मान के लिए फलन का मान हमें लेना है 2x - 3। फिर से x की जगह पर यदि हम 2 रख लेते हैं तो आंसर में हमें 1 मिल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, साथ ही यदि आप F2 का मान भी निकाल करके बताएंगे तो बराबर इस लाइन में आ रहे हैं। 2x + 3 वाला जो हमने आंसर अभी निकाला था वही हमें आंसर में मिलने वाला है। अब यहाँ LHL और RHL आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। यदि आपस में ये दोनों बराबर नहीं हैं तो यह मान निकालना भी आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि जब यही दोनों बराबर नहीं हैं तो फलन तो संतत नहीं होगा। तो हम यहाँ रिजल्ट में लिख करके बताएंगे, अतः x = 2 पर f संतत नहीं है। यदि हम अब सारे के सारे केसेस को एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछ रहे थे असांतत्य के बिंदु, तो इस रेंज में ना ही कोई बिंदु है, ना ही इस रेंज में सेकंड रेंज में कोई बिंदु है, केवल एक ऐसा बिंदु है जहां पर फलन संतत नहीं है। असांतत्य का केवल एक ही बिंदु x = 2 का। तो इसलिए हम रिजल्ट लिख करके इन्हें बताएंगे कि इस प्रकार f के असांतत्य का केवल एक ही बिंदु है। असांतत्य का बिंदु केवल x = 2 है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें दिए गए फलन के लिए केवल एक असांतत्य का बिंदु प्राप्त हुआ है जो कि x = 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = mod x + 3 यदि x का मान -3 से छोटा या उसके बराबर है। fx = -2x यदि x का मान -3 और 3 के बीच में है, और fx = 6x + 2 यदि x का मान 3 से बड़ा या उसके बराबर है। फिर से हमें यहाँ दिए गए फलन के लिए असांतत्य के बिंदुओं की गणना करके बतानी है कि दिया गया फलन कौन कौन से बिंदुओं पर सतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके प्रांत की बात करें तो df का मान यहाँ फिर से सभी फलन बहुपदीय फलन के रूप में ही दे रखे हैं। सभी हर एक बिंदु पर परिभाषित हैं, वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित हैं, इसीलिए डोमेन का मान हम r ही लिखेंगे। फिर से वही जनरल केस लेकर के चलेंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब यहाँ कौन कौन से केसेस अराइज होते हैं सबसे पहले उनकी बात कर लें। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक चिन्ह आ रहा है, छोटा है -3 से, तो हम यहाँ फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे जब c का मान -3 से छोटा है। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जब उसका मान -3 के बराबर है। इसके बाद थर्ड केस में हम लिखेंगे जब भी लाइन में एक साथ 2 चिन्ह आ रहे होते हैं तो दोनों को हम एक साथ हल करके बताते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। थर्ड केस में लेंगे जब c का मान -3 और 3 के बीच में है। फोर्थ केस लेंगे जब c का मान 3 के बराबर है, और फिफ्थ केस पढ़ेंगे जब c का मान 3 से बड़ा है। जितने भी चिन्ह हैं सभी के साथ हम अलग अलग क्राइटेरिया बनाएंगे और उन्हें हल करके बताएंगे कि किस किस क्राइटेरिया में वह सतत है और किन में नहीं है। तो फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं जब c का मान -3 से छोटा है। जब c का मान -3 से छोटा है तो सभी बिंदुओं के लिए फलन एक जैसा ही होगा, इसीलिए LHL और RHL अलग अलग नहीं निकालेंगे। सबसे पहले लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c, और इस केस में जो fx का मान है वह मॉड में x प्लस में 3 के बराबर है। साथ ही आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो c वाला मान है वह -3 से छोटे मानों को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात ऋणात्मक मानों को प्रदर्शित कर रहा है। और आपने मॉड x को पढ़ लिया है कि मॉड x का मान -x होता है जब भी x का मान 0 से छोटा होगा, और यह +x के बराबर होता है जब यह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे अब ये वाला जो केस है लेस देन 0 में चल रहा है, क्योंकि -3 से छोटा है तो 0 से छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इस केस में मॉड x को हमें -x के बराबर लिखना होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, मॉड x को हम बदल लेंगे माइनस के x प्लस के 3 से। इसके बाद x की जगह c रख लेने पर माइनस में c
प्लस में 3 हमें आंसर में मिल जाएगा। इसी तरीके से हम एफ सी भी निकाल करके बताएंगे तो वही फलन हमें लेना है। फिर से सी वाला जो मान है वह -3 से छोटे मानों को प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर से यह मान -c+3 के बराबर ही मिलेगा। अब क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हैं, अतः फलन इस इंटरवल के लिए संतत होगा। क्योंकि दोनों मान हमें बराबर मिले थे इसलिए हमने लिख लिया है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल है एफ सी के, अतः एफ सी लेस देन -3 के लिए संतत है। तो हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है जब c का मान -3 से छोटा है। सेकंड केस लेंगे जब c का मान -3 के बराबर है। तो केस सेकंड, जब c का मान -3 के बराबर है और जब भी बराबर चिन्ह हमें दे रखा होता है तो हम LHL और RHL दोनों फाइंड आउट करके बताते हैं, क्योंकि जब भी LHL और RHL परिभाषित हैं तो दोनों के मान शायद हमें अलग अलग मिल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे LHL का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ जो बिंदु है वह -3 दे रखा है तो -3 नेगेटिव एफ निकालेंगे, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। अब -3 से छोटे मान के लिए -3 से छोटे मान के लिए फलन हमें ले लेना है मॉड में x प्लस में 3, जो कि बराबर होगा। अब फिर से मॉड x जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में सॉल्व किया, -3 ऋणात्मक मानों में गिने जाते हैं, इसीलिए यह जो मॉड वाला मान है वह माइनस ही हमें मान देगा। तो माइनस में x प्लस के 3, एक बार हम और फलन को लिख करके बता सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव के लिए मॉड x का मान -x के बराबर होगा। अब लिमिट की मदद से x की जगह -3 रख लेने पर तो एक माइनस तो हमारा पहले से है और x के मान में भी एक माइनस आ रहे हैं, कुल मिलाकर के हमें आंसर मिल जाते हैं 6। इसी तरीके से RHL भी फाइंड आउट कर लेते हैं। RHL बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स -3 से थोड़े बड़े मान के लिए, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब -3 से थोड़े बड़े मान के लिए और -3 से बड़े मान के लिए हमें फलन ले लेना है -2x। तो यहाँ एफ एक्स की जगह -2x रख लेने पर -2 और गुणा में x का मान रखना है -3, दोनों की गुणा कर लेते हैं तो हमें प्लस में 6 मिलेगा। इसके बाद लास्ट में f -3 और निकालने होते हैं, तो जहाँ बराबर का चिन्ह लगा है उनकी मदद से f -3 भी हम निकाल लेंगे। जब हम यहाँ इन्हें सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने LHL को सॉल्व किया है, तो वहाँ से भी आपको आंसर में, जैसे यदि हम मॉड में -3 रख रहे हैं प्लस में 3 रख रहे हैं तो आंसर में हमें फिर से 6 ही मिलने वाला है। तो यहाँ LHL, RHL और F तीनों के तीनों मान बराबर आ रहे हैं, क्योंकि LHL, RHL और F -3 तीनों बराबर हैं, अतः एफ सी इक्वल -3 के लिए संतत है। अतः एफ सी इक्वल -3 के लिए संतत है। इस तरीके से हमारा यह सेकंड केस भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा केस नंबर 3 बनता है जब c का मान -3 और 3 के बीच में स्थित है, क्योंकि हम लेस देन -3 ले लिया, इक्वल -3 ले लिया। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी सेकंड रो में जहां x का मान -3 और 3 के बीच में है। तो हम अपना केस 3 भी यही बनाएंगे जब x का मान अर्थात c का मान -3 और 3 के बीच में स्थित है। केस 3, यदि c का मान -3 और 3 के बीच में स्थित है। अब फिर से इनके बीच में जितने भी मान उपस्थित होंगे सभी के लिए फलन एक जैसा ही होगा, इसीलिए हम LHL RHL नहीं फाइंड आउट करेंगे। एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ इस केस में जो आपको एफ एक्स का मान दिया गया है वह दिया है -2x, तो यहाँ -2x रख लेने पर और यहाँ हमें c से बदल लेना है x को, तो आंसर में हमें मिलेगा -2c। और इसी तरीके से जब हम एफ सी निकालेंगे तो भी हमें -2c ही मिलने वाला है। फिर से लिख करके बताएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर आया है। फिर से आप वही बात समझ लें, जब भी लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन होगा तब तो केवल हमें लिख करके उन्हें सतत ही दिखाना है, केवल इक्वल वाले केसेस में ही असतत होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जब ये इस केस में बराबर मिल रहे हैं तो हम लिखेंगे अतः एफ सी -3 और 3 के बीच में जब स्थित है के लिए संतत है। इस तरीके से हमारा केस 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस बनता है जब x का मान 3 के बराबर है, क्योंकि जब हम लेस देन 3 तक पहुंच गए हैं तो अब इक्वल 3 लिखेंगे और उसके बाद लास्ट केस लिखेंगे जब उसका मान 3 से बड़ा है। इसके बाद हमारा केस 4 है, यदि c का मान 3 के बराबर है। फिर से हम दोनों लिमिट निकाल करके बताएंगे LHL
बराबर होंगे लिमिट x टेंस टू, जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव लगा करके प्रदर्शित करेंगे, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। अब 3 से छोटे के लिए क्या फलन लेना है, यदि हम अपने फलनों में देखें तो जब x का मान 3 से छोटा है तो फलन हमें लेना है माइनस में 2x। तो यहाँ फलन की जगह माइनस 2x रख लेने पर और x की जगह हमें लगा लेना है 3, तो गुणा में 3 रख लेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा माइनस के 6। इसके बाद यदि हम RHL निकाल करके बताएं तो RHL इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब 3 से बड़े मान के लिए फलन हमें लेना है 6x प्लस 2, तो fx की जगह 6x प्लस 2 हम रख लेंगे और x की जगह हमें रखना है 3, x की जगह 3 रख लेने पर 6 गुणा 3 प्लस में 2, 6 दिया 18 और 2 20, कुल मिलाकर के 20 हमें मिल जाता है। फिर से आप देख रहे हैं LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो चाहे अब f इनमें से किसी के भी बराबर आए चाहे ना आए, जब यही दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है f c बराबर 3 पर संतत नहीं है। इसके बाद हमारा लास्ट केस बच जाता है केस नंबर 5, जबकि c का मान 3 से बड़ा है। तो लास्ट केस ये भी हम लिख करके बता लें, यदि c का मान 3 से बड़ा है, फिर से हमें केवल लिमिट का मान निकालना है, लिमिट x टेंस टू c fx का मान और साथ में fc का मान। सबसे पहले लिमिट का मान निकाल लें, तो x टेंस टू c जब x का मान 3 से बड़ा है तो उसके लिए फलन हमें लेना है 6x प्लस 3। x को c से बदल लेने पर 6c प्लस में 3 हमें आंसर मिलने वाला है 6x प्लस 2। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लें, 6x प्लस 2 6c प्लस 2। साथ ही fc का मान भी निकालेंगे, तो fc का मान भी हमें वही मिलने वाला है 6c प्लस में 2। अब फिर से क्योंकि हमें दोनों मान आपस में बराबर मिले हैं, लिमिट x टेंस टू c fx का मान fc के बराबर आ रहा है, अतः f इस वाली रेंज में भी c ग्रेटर देन 3 के लिए भी संतत है, अतः f c ग्रेटर देन 3 के लिए संतत है। और जब यहाँ हम सारे केसेस को एक बार देखें तो फर्स्ट केस में भी वह संतत थे, सेकंड केस में भी संतत थे, थर्ड केस में भी संतत थे, केवल फोर्थ केस में वह संतत नहीं थे। तो इसीलिए हमें असांतत्यता का केवल एक ही बिंदु प्राप्त होता है, जबकि c का मान 3 के बराबर था। तो यही हम रिजल्ट लिख करके बताएंगे। इस प्रकार f के असांतत्य का बिंदु केवल x बराबर 3 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फलन दिया है fx बराबर मॉड x अपॉन x यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है, और यह मान 0 के बराबर होगा यदि x का मान 0 के बराबर है। फिर से यहाँ नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटे रहे होंगे ऋणात्मक मान या 0 से बड़े रहे होंगे धनात्मक मान। तो सबसे पहले इस फलन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, जैसे हम मॉड x को सिंप्लीफाई करते हैं 2 केसेस में। तो यहाँ हम fx को फिर से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। मॉड x का मान प्लस के x होता है और एक बार माइनस का x होता है। कौन कौन से केसेस में यह प्लस x होता है? जब x का मान 0 से बड़ा है, और यह मॉड x का मान माइनस x के बराबर होता है जब यह मान 0 से छोटा है। और थर्ड केस तो हमें पहले से दिया ही गया है 0, जब x का मान 0 के बराबर। तो इस दिए गए फलन को हम इस प्रकार से यहाँ ब्रेक करके बता सकते हैं। साथ ही हम इसे थोड़ा आगे और सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन x इक्वल होंगे 1, यहाँ फिर से इनका कैंसिलेशन करेंगे तो माइनस में 1, और यहाँ इसे 0 पहले से ही दिया गया है तो ये वाला मान मिल जाता है। जब x का मान 0 से बड़ा है तो आंसर 1 लेना है, 0 से छोटा है तो -1 लेना है, और 0 के बराबर है तो आंसर में फलन का मान 0 के बराबर लेकर के चलना है। इसके बाद अब हम शुरू कर लेते हैं सततता की जांच करना। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लें डोमेन का मान, कोई भी मान यहाँ ऐसा नहीं है जिसके लिए दिया गया फलन परिभाषित ना हो, तो इसीलिए यहाँ जो डोमेन का मान है फिर से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा। फिर से एक जनरल केस लेकर के चलेंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है। जब c कोई वास्तविक संख्या है तो फिर से यहाँ कौन कौन से केसेस अराइज होते हैं? या तो c का मान 0 से बड़ा है, या c का मान 0 से छोटा है, या c का मान 0 के बराबर है। तो बारी बारी से तीनों केसेस को हम सॉल्व करके बताएंगे। केस फर्स्ट लेंगे, यदि c का मान 0 से छोटा है,
जब c का मान 0 से छोटा है तो हमें फिर से सभी बिंदुओं के लिए एक ही जैसा मान प्राप्त होने वाला है, इसीलिए LHL RHL नहीं निकालेंगे, केवल लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c, अब फलन का मान जब c का मान 0 से छोटा होगा, जब c का मान 0 से छोटा होगा तो फलन का मान हमें -1 के बराबर ले लेना है। अब यहाँ जहाँ जहाँ x आ रहे होते हैं वहाँ c रखते हैं, लेकिन यहाँ तो x उपस्थित ही नहीं है, तो यहाँ जो फलन है वह एक अचर फलन की तरह हम आंसर देंगे -1। इसी के साथ साथ यदि हम FC भी निकाल करके बताएंगे, जबकि c का मान 0 से छोटा है, c का मान जब 0 से छोटा है तो फलन का मान फिर से हमें -1 ही लेना है। अब क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान FC के बराबर है, और जब ये दोनों मान आपस में बराबर हैं तो हम रिजल्ट लिख करके बताएंगे, अतः FC <0 के लिए संतत है। इसी के साथ हम अपना सेकंड केस कंप्लीट करने के लिए लेकर के चलेंगे जब c का मान 0 से बड़ा है। तो केस सेकंड में लिखेंगे यदि c का मान 0 से बड़ा है। फिर से ऐसे ही दोनों बार सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान हल करेंगे, तो जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c। जब c का मान 0 से बड़ा है तो फलन हमें लेना है, जब c का मान 0 से बड़ा है तो फलन हमें लेना है 1 के बराबर। यहाँ फिर से x मान रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो आंसर में हमें 1 ही मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से जब आप FC निकालेंगे तो वो भी हमें 1 ही मिलने वाले हैं। यहाँ से हम फिर से रिजल्ट निकाल रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान FC के बराबर है। दोनों मान आपस में बराबर आए हैं, इसीलिए दिया गया जो फलन है c > 0 के लिए संतत है। तो यह हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट केस बचता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सांतत्य जांच करने में, क्योंकि इन दोनों केसेस में तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों केसेस में तो फलन संतत ही होगा। तो अब लेकर के चलेंगे जब c का मान 0 के बराबर है। तो हमारा केस थर्ड है यदि c का मान 0 के बराबर है, और जब भी बराबर वाले मान लेते हैं तो फिर से दो लिमिट हमें सॉल्व करनी है। एक बार LHL निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, जिस भी बिंदु पर निकाल रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव लगा करके उसे प्रदर्शित करेंगे, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से थोड़ा छोटा है, और 0 से छोटे के लिए हमें फलन का मान -1 के बराबर लेना है। तो f(x) को हम -1 से बदल लें और आंसर में हमें -1 ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ x का मान 0 लगाने के लिए कहीं जगह नहीं है। एक अचर फलन हमें दे रखा है, और अचर फलन का मान x के किसी भी मान के लिए निश्चित ही होता है। ऐसे ही RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), जो कि इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े के लिए फलन का मान 1 के बराबर है। तो आंसर में हमें यहाँ 1 मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं आ रही हैं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम लिख करके बताएंगे अतः FC = 0 के लिए संतत नहीं है, संतत नहीं है। इसके बाद हमारे जब तीनों केसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो तीनों के लिए जनरल केस हम रिजल्ट में लिख करके बताएंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट केस में भी कंटिन्यूस है, सेकंड केस में भी कंटिन्यूस है, केवल थर्ड केस में ही वह आ rहा है कि वह संतत नहीं है। तो इसलिए हम रिजल्ट में लिख करके बताएंगे इस प्रकार, f के असांतत्य का बिंदु केवल x बराबर 0 है, बाकी सभी डोमेन में जितने भी वैल्यूज दे रखे हैं सभी के लिए वह कंटिन्यूस ही होगा, केवल x बराबर 0 पर ही वह असंतत होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं उन्हीं के बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बता सकते हैं और उनके लिए डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक में दिया है x/mod(x), यदि x का मान 0 से छोटा है और > 0 के लिए है -1 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ जब x का मान 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटे के लिए तो mod x का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए mod x को -x से बदल लेने पर तो यहाँ में फलन का मान मिलेगा -1 और दूसरा वाला मान तो पहले से ही -1 है, अर्थात x के सभी मानों के लिए एक ही जैसा फलन दे रखा है। और जब एक ही जैसा फलन दे रखा है तो फिर तो असांतत्यता का कोई बिंदु होने का मतलब होता ही नहीं है, इसलिए आपको आंसर में भी मिलने वाला है असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। केवल आपको अब केवल रिटन वर्क करके बताना है। जब c का
मान लेस देन 0 है तो क्या फलन होगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या फलन होगा, और इक्वल 0 है तो क्या फलन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। फिर से 3 केसेस लेंगे जब सी का मान ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है और इक्वल 1 है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप सॉल्व करेंगे जब x का मान 2 से छोटा है, 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। सभी केसेस में आपको 3 केस ही बनाने हैं और हर बार आपको चेक करना है कि दिया गया फलन उस केस में सतत होगा या नहीं होगा। इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि अब तक हमने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको इन्हें सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में 3 केसेस के लिए आप सॉल्व करेंगे। केवल एक ही ऐसा केस होता है जहां इक्वल आ रहा होता है, जहां असतत होने की संभावना होती है, तो केवल उसी बिंदु को आपको ध्यान से हल करना है। बाकी सभी को तो आपको रिटन वर्क ही करके बताना है। बाकी लेस देन और ग्रेटर देन में तो हर एक फलन संतत ही होते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद फिर एक क्वेश्चन लिखा गया है, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। फिर से चेक करना है दिया गया फलन दिए गए प्रांत में से किन किन बिंदुओं पर सतत है और किन पर संतत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम ध्यान दें कि जो फलन का डोमेन प्रांत हमें दे रखा है वह क्या दिया गया है। तो यहाँ शुरुआत हो रही है जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ हमें 0 ही दे रखा है। x का मान 0 से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक के मान, फिर 1 से 3 तक के मान और 3 से 10 तक के मान, अर्थात 0 से 10 तक के सभी बिंदुओं के लिए x परिभाषित करके दे रखा है। और सबसे लास्ट वाला जो बिंदु है वह 10 को भी सम्मिलित कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बड़े कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे और डोमेन का मान हमें मिल जाता है 0 से 10 के बीच में। अब माना सी कोई बिंदु है जो कि डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन से बिलोंग करता है, तब यहाँ फिर से हमारे पास जो केसेस बन करके मिलेंगे, सबसे पहले हम बराबर वाले मान को देखें तो c का मान 0 के बराबर होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट केस लेंगे, बराबर वाले मानों को छोड़ते हुए लेस देन और ग्रेटर देन अगर एक ही लाइन में लिखे हैं तो उनको एक साथ लिखना होता है। तो सेकंड केस लेंगे जब c का मान 0 और 1 के बीच में है। थर्ड केस लेंगे फिर इक्वल वाला चिन्ह जब c का मान 1 के बराबर है। यहाँ इस लाइन में सारे के सारे चिन्ह पूरे हो जाते हैं, इक्वल, एक ये इक्वल और एक बार इन दोनों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट केस में लिखेंगे जब c का मान 1 और 3 के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट केस में जब c का मान 3 के बराबर है। फिर उसके बाद जब c का मान 3 और 10 के बीच में है। और लास्ट केस लेंगे जब c का मान 10 के बराबर है। तो यहाँ जब भी लाइन में बराबर चिन्ह दे रखे होते हैं तो बराबरों को अलग करना होता है और जो लेस देन ग्रेटर देन जिनके बीच में मान दे रखा है उनको अलग करना होता है। तो सबसे पहले हम अपना केस फर्स्ट पढ़ लेते हैं। यदि c का मान 0 के बराबर है, सब c का मान 0 के बराबर है तो केवल 0 से बड़े के लिए फलन परिभाषित है, छोटे के लिए फलन परिभाषित नहीं है। जब छोटे के लिए फलन ही परिभाषित नहीं है तो बराबर 0 के लिए हम LHL का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम LHL नहीं निकालेंगे। सबसे पहले RHL का मान निकाल के बताएंगे। RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़े के लिए फलन, x का मान जब 0 से बड़ा है तो फलन हमें ले लेना है 3, तो आंसर भी हमें 3 मिल जाता है। उसके बाद जब LHL परिभाषित ही नहीं है तो सीधे सीधे हम पहुंच जाते हैं f के मान पर। f0 जब x का मान 0 के बराबर है तो भी फलन हमें 3 ही ले लेना है। अब यहाँ जो मान परिभाषित थे उनके लिए दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि RHL वाला मान और f0 मान वाला मान दोनों बराबर आ गए हैं, अतः f c बराबर 0 पर संतत है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जब c का मान 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ हमने अपना सेकंड केस लिख लिया है जब c का मान 0 और 1 के बीच में है। तो फिर से बराबर वाला कोई मान नहीं है तो एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c। अब जब 0 और 1 के बीच है तो c का मान जब 0 और 1 के बीच में है तो फलन का मान हमें लेना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो आंसर में हमें मिल जाएगा 3। इसी के साथ साथ यदि हम fc का मान भी निकालें तो भी वो इस रेंज में 3 ही होगा। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान fc के बराबर है, अतः f जब c का मान 0 और 1 के बीच में स्थित है उसके लिए संतत है।
इस तरीके से हमारे सेकंड केस में भी दिया गया फलन संतत हो जाता है। इसके बाद हम अपना केस थर्ड लेकर के चलेंगे। अब यहाँ तक कि हमने रो में इक्वल ले लिया है और लेस देन ग्रेटर देन वाला जो वैल्यू था वो ले लिया है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं बराबर है 1। तो यदि सी का मान 1 के बराबर है, जब भी बराबर होता है तो हमें दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। LHL बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स के। 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा है तो फलन का मान हमें 3 के बराबर लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 3, और आंसर भी हमें मिल जाएगा 3। इसी तरीके से RH भी निकाल करके बताएंगे, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से बड़ा है, अब 1 से बड़ा मान ले रहे हैं तो आंसर में हमें 4 लिखना है, तो इसीलिए फलन का मान हो जाता है 4। अब साथ ही आप देख रहे हैं LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, और लिमिट की जब दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं तो हम आंसर लिख करके बताएंगे, अतः एफ सी बराबर 1 पर संतत नहीं है। इस तरीके से इस केस में दिया गया फलन संतत नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट केस लेंगे, केस नंबर 4। जब हमने इक्वल 1 भी कंप्लीट कर लिया है तो हम अपनी नेक्स्ट रो में पहुंच जाते हैं, जहां x का मान 1 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर हम केस लेंगे जब c का मान 1 और 3 के बीच में स्थित है। फिर से केवल 2 ही मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c, f(x) का मान निकाल लेने पर लिमिट x टेंस टू c। अब f(x) का मान यदि आप देखें इस केस में तो वह 4 के बराबर है, तो आंसर हमें 4 मिलता है। साथ ही fc का आंसर भी हमें 4 ही मिलेगा जब c का मान 1 और 3 के बीच में स्थित है। तो यहाँ फिर से दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, f(x) का मान fc के बराबर है, अतः f जो ये रेंज दे रखी है 1 से 3 के लिए, इसके लिए संतत है, के लिए संतत है। अपना नेक्स्ट केस लिखें, केस नंबर 5। जब का मान 3 के बराबर है, तो यदि c का मान 3 के बराबर है उस केस में फिर से हम LHL, RHL और FC तीनों मान निकाल करके बताएंगे। सबसे पहले LHL निकाल लें, तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स लिख करके बताएंगे। 3 से छोटा है, और 3 से छोटे के लिए यदि आप फलन देखें तो 3 से छोटे के लिए फलन दे रखा है 4 के बराबर, इसीलिए यहाँ f(x) की जगह हम 4 लिख करके बताएंगे। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) की जगह 4 लिख लेने पर आंसर भी हमें 4 ही मिलेगा। नेक्स्ट है RHL इक्वल लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x), जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 से बड़ा है, और 3 से बड़े के लिए यदि आप फलन देखें तो 3 से बड़े के लिए फलन का मान 5 के बराबर है। तो यहाँ f(x) की जगह 5 लिख लेने पर आंसर में हमें मिलेगा 5। अब क्योंकि फिर से LHL RHL बराबर नहीं है, इसीलिए फलन c बराबर 3 पर संतत नहीं है। जब c का मान 3 के बराबर है, इस केस के बाद हमें नेक्स्ट केस लेना है जब c का मान 3 और 10 के बीच में है। तो केस नंबर 6 में लिखेंगे जब c का मान 3 और 10 के बीच में स्थित है। तब फिर से यदि आप यहाँ देखेंगे तो सभी के लिए एक ही जैसा मान होने वाला है, इसीलिए हम लिमिट का मान केवल एक ही बार निकाल करके बताएंगे। LHL और RHL अलग अलग फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c। अभी यदि आप इस इंटरवल के लिए वैल्यू देखें तो f(x) का मान 5 के बराबर है, तो आंसर हमें मिल जाता है 5। साथ ही FC का आंसर भी हमें 5 ही मिलने वाला है। फिर से दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान FC के बराबर है गिवन रेंज में, इसीलिए यह जो फलन f दे रखा है वो इस रेंज के लिए सतत होगा, के लिए संतत है। इसके बाद हमारा लास्ट केस बच जाता है, केस नंबर 7। जब हमने 3 और 10 के बीच वाली वैल्यू को कवर कर लिया है तो लास्ट में बचता है जब c का मान 10 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे यदि c का मान 10 के बराबर है। और जब भी बराबर वाला केस आ जाता है तो सबसे पहले हम LHL लिख करके बता लें। LHL बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f(x), जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव का मतलब है 10 से छोटा, और 10 से छोटे के लिए फलन दे रखा है 5, तो आंसर भी हमें मिल जाता है 5। साथ ही यदि हम यहाँ RHL निकालेंगे तो RHL में फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। 10 से बड़ा है, लेकिन 10 से बड़े के लिए यहाँ मान तो परिभाषित ही नहीं है, इसका मतलब है RHL इस केस में परिभाषित नहीं है। जितनी भी हमें डोमेन में वैल्यू दे रखी थी सभी के लिए ये वैल्यू ही
आ रही है, RHL हमें फाइंड आउट ही नहीं करना है। तो सीधे सीधे हम निकाल के बताएंगे F 10 का मान। तो जब यह मान 10 के बराबर है तब भी हमें आंसर 5 ही लेना है। तो यहाँ से भी आप रिजल्ट निकाल रहे हैं कि LHL का मान इक्वल आ रहा है F 10 के। अब क्योंकि यह दोनों मान बराबर हैं अतः FC बराबर 10 पर संतत है। इस तरीके से हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हमें अपना आंसर लिखना है कि किन किन बिंदुओं पर वह संतत नहीं आया है। तो यहाँ आप देखेंगे एक अपने केस थर्ड में C बराबर 1 पर वह संतत नहीं है, और एक केस हमें यहाँ मिला है कि वह C बराबर 3 पर संतत नहीं है। तो यहाँ हम आंसर लिख करके बता दें, इस प्रकार F x बराबर 1 और x बराबर 3 पर संतत नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे असांतत्यता के बिंदु ढूंढ करके उन्हें बता दिए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 अभी आपको कराया गया है। सब फिर से असांतत्य के बिंदुओं को छांट करके बताना है कि दिए गए फलन किन किन बिंदुओं पर संतत नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप आज खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।